विकल्प से मुझे अभी याद आया कि, और जो आप बात कह रहे थे उससे मैंने कनेक्ट किया तमिलनाडु की सियासत को। एक फिल्मों के स्टार मुझे भी पसंद है, आप में से बहुत लोग उनकी फिल्में देखते होंगे। सुपरस्टार विजय भी उनको बोला जाता है। तो विजय आए, हालांकि चुनौतियां उनकी बनी हुई हैं, पता नहीं कितने दिन तक बनी रहेंगी और कितने दिन तक सरकार बट आए वो। इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी आई थी एक बार। हम जब पॉलिटिकल विकल्पों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन लोग नई संभावनाओं को पैदा कर रहे हैं, यानी राजनीतिक दलों के बीच में एक दल और खड़ा हो जाता है। जनता के विकल्प चुनने का आधार, एक आप जो कह रहे हैं वो एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन वर्तमान में उन्हें जो लोकप्रिय लगता है, जो उनके दिल में होता है, उस पर वो भरोसा जताते हैं कि हमें एक फेस चाहिए। और वहां की तो राजनीति रही है, एमजीआर के बाद जयललिता और अभी विजय ने उसको दोहराया है। तो आपको लगता है कि इस तरह के विकल्प जो है वो भी इसी मानस मन से निकल कर आ रहे हैं, और इनका क्या आधार मानते हैं? स्क्रीन आधार है। देखिए, जब इंसान खुद से बचना चाहता है ना, तो और दिशाओं में भागता है, और उनमें से एक बड़ी आकर्षक दिशा होती है स्क्रीन। जगमग चकाचौंध लिए हुए स्क्रीन। जो तमिलनाडु में हुआ, एक तरह से वो ईमानदारी की बात है। दक्षिण में होता रहा है हमेशा से, तमिलनाडु में होता रहा है, आंध्र में होता रहा है, कि जो स्क्रीन पे नजर आता है उसको देवतुल्य मान लिया जाता है। मैंने उसको ईमानदारी की बात क्यों बोला? क्योंकि होता तो यही उत्तर भारत में भी रहा है। जब हमें खुद का ही पता नहीं होता तो हमें कौन सा अपने नेता का पता होता है? हम मरते तो उसकी छवि पर ही है ना, और छवि माने स्क्रीन, छवि माने स्क्रीन। तो इसीलिए उत्तर भारत में भी जो नेता रहे हैं और आज भी जो हैं, वो भी अभिनेता ही हैं, सब अभिनय ही कर रहे हैं। लेकिन यहां वो खुले तौर पे अपने आप को अभिनेता बोलते नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि उन्हें चुनाव जीतना है तो पहले पिक्चर बनाएंगे, और पिक्चर के डायलॉग ऐसे होंगे कि जिनका एक राजनीतिक भी अर्थ होगा, उस अर्थ में डबल मीनिंग होंगे, और फिर चुनाव में खड़े होंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर भारत में ऐसा थोड़ा कम हुआ है, यद्यपि उत्तर भारत में भी अभिनेता लोग चुनाव जीतते रहे हैं, मंत्री भी बनते रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, या पता नहीं। नहीं बने तो बहुत कम है, बहुत गिने गिने हैं। सुनील दत्त साहब याद आ रहे हैं मुझे तो अभी बात करते करते। तो जब हम अपनी ही माया नहीं पकड़ पाते तो सामने वाले की माया क्यों पकड़ना चाहेंगे? याद रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सामने वाले की माया पकड़ पाते नहीं, हम उसकी माया पकड़ना चाहते नहीं, बल्कि माया तो जब हमारे सामने आती है तो हमें बहुत लुभाती है। स्क्रीन की जब बात हो रही है, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है ना, वहां स्क्रीन का कारोबार खूब होता है। हमें माया पसंद है भाई। स्क्रीन पर जो भी हमें कोई आकर्षित कर जाएगा, लुभा जाएगा, हम उसके दीवाने हो जाएंगे, हम उसके मंदिर भी बना देंगे। देवता क्या, वो भगवान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये काम दुनिया भर के लोग जानते रहे हैं, और भारत में दुर्भाग्य से ये काम थोड़ा ज्यादा होता है। यद्यपि जैसे सब व्यवसाय हैं, सब काम हैं, उसी तरह अभिनय भी काम है, कला है। मुझे अभिनय से कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है अभिनेता होने से, लेकिन मुझे समस्या तब होती है जब आप जनता के सामने अभिनय कर रहे होते हैं, जब आप अपना असली रूप छुपा छुपा करके वोट ले रहे होते हैं, नेता बन रहे होते हैं। लेकिन उसमें भी मैं सबसे पहले ये जो नेता या अभिनेता है, इसकी नहीं शिकायत करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस वोटर की शिकायत करूंगा जिसको बस चकाचौंध चाहिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, क्या बोलता है, क्या अदा है, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या धांसू पंच मारा है। इन्हीं चीजों पर हमारी जिंदगी चलती रही है। हो सकता है ना आचार्य जी की उसके अंदर राजनीतिक प्रतिभा भी हो जिसका अभी तक कभी वो मुजाहरा ही नहीं कर पाया हो। एमजीआर ने किया, जयललिता ने अपने तरह की राजनीति की है, जबकि पहले स्क्रीन पर ही थे। यदि अभिनय करना या अपने आप को एक तरीके से प्रदर्शित करना सिर्फ आपकी संवाद दक्षता का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का द्योतक है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है भाई। आपके पास कुछ है बोलने के लिए जो वास्तविक है, और उसको फिर आप एक अदा के साथ लोगों के सामने रख सकते हो ताकि वो बेहतर समझ पाएं, ज्यादा आसानी समझ पाएं, तब कोई समस्या नहीं है। देखिए,
अभी हम कबीर साहब का नाम ले रहे थे, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, कितनी ऊंची से ऊंची बात एकदम सरल करके लोगों के सामने रख देते थे। इसी तरीके से बौद्ध मत भारत में इतना फैला, जब उसके कारणों की विवेचना करते हैं तो उसमें एक बिंदु आता है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व भी छवि ही है, पर यदि व्यक्तित्व का प्रयोग करा जा रहा है बुद्धत्व के प्रसार के लिए, यदि व्यक्तित्व अब बुद्धत्व की सेवा में लग गया है तब तो ठीक है, पर ऐसा है नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। यहां व्यक्तित्व बुद्धत्व की सेवा में नहीं है, यहां व्यक्तित्व बस अहंकार की सेवा में है। तो ये समस्या है। आप जब बोल रहे थे ना तो मुझे बुद्ध वाली राजनीति भी आ रही थी याद। आजकल बुद्ध भी राजनीति का केंद्र है। बुद्ध वो वाले बुद्ध नहीं जिनकी आप बात कर रहे हैं और बुद्धत्व की बात कर रहे हैं। प्रतीक बुद्ध जो है वो आज देश की सियासत में बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। आप एक ऐसे देश की राजनीति की बात कर रहे हैं जहां पर बहुत जल्दी तेजी से, बहुत मुमकिन है बहुत दिन में आपके नाम पर भी हो जाए। अरे अगर ये बताइए कि ऐसे समय पर जब बुद्ध को भी आप राजनीति के केंद्र में ले आते हैं, वो चेतना का विकास तो दूर गया, उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनके साथ कौन सा कलर जुड़ेगा, उनके साथ कौन सा वोट बैंक जुड़ेगा, जब ये सियासत चल रही है तो वहां आपको क्या ऐसी प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं जागृति होगी, अवेकनिंग होगी? नहीं, इससे शुभ क्या हो सकता है कि बुद्ध राजनीति का केंद्र हो जाए? इससे ऊंची, इससे शुभ कोई बात हो सकती है क्या? इससे शुभ क्या हो सकता है कि अगर राम सचमुच हमारी राजनीति के केंद्र में बैठ जाए? हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इससे शुभ। काशी यदि वास्तव में महादेव का प्रतीक है और मथुरा श्री कृष्ण का, तो इससे शुभ क्या होगा कि राजनीति के केंद्र में धुन उठे कभी निर्वाण षटकम की, शिवोहम, और कभी भगवत गीता की, कृष्ण के नाम की मुरली बजे। इससे शुभ क्या होगा? लेकिन इससे ज्यादा अशुभ नहीं हो सकता जब इन ऊंचे से ऊंचे नामों को ले करके एकदम कोई साधारण सा औसत दर्जे का या कई बार तो बिल्कुल गिरा हुआ स्वार्थ साधने की कोशिश की जाती है। तो फिर हम क्या बोला करते हैं? लोगन लोगन राम खिलौना जाना। कि आप कैसे हो और कैसा अतल है अहंकार, अनंत खाई की तरह है, वो सत्य को भी खा जाता है, वो राम को और कृष्ण को और बुद्ध को भी नहीं छोड़ता, वो अपने छोटे छोटे बहुत क्षुद्र स्वार्थों के लिए आसमान पर भी थूक देता है, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। ये बड़े दुर्भाग्य का, और दुर्भाग्य हटाइए, ये आदमी के लिए बड़े दुख का लक्षण है अगर वो ऐसा काम कर रहा है। जो बुद्ध का नाम लेते हो सबसे पहले उनसे कहना चाहिए आओ बैठो, राजनीति हटाओ, तुम बुद्ध की राजनीति कर रहे हो ना, तो पहले बुद्ध की बात करो। तुम्हारी राजनीति यदि बुद्ध के नाम से शुरू होती है तो बैठो पहले बुद्ध की बात करो, राजनीति अपने आप हो जाएगी। करना क्या है राजनीति का? बुद्ध तो सब राजनीति वगैरह छोड़ छाड़ के गए थे, तो पहले बुद्ध की बातें करते हैं। और अगर वो बुद्ध की बात ना कर पाए तो आप उससे बुद्ध की बात करिए, क्या पता उसकी राजनीति शुद्ध हो जाए। इसी तरीके से जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं उनका तो स्वागत करिए, उनके चरण पखारिए, उनसे बोलिए आइए हमारे घर बैठिए। बोले राम की बात करने आए हो ना, आओ राम की बात करते हैं, पहले वोट वगैरह बाद में हो जाएगा, पहले बैठो राम की बात करते हैं। और आप 99% यही पाओगे कि वो राम की कोई बात कर नहीं सकते, राम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जब वो राम की बात ना कर पाए तो आप उनसे राम की बात करिए, क्या पता जिस घटिया राजनीति में वो घुसे हुए हैं उससे उनका पिंड छूट जाए, उनका भी जीवन सार्थक हो जाए। इसी तरीके से जो लोग और आदर्शों की बात करते हैं, ये सब तो जो हमने बात करी ये धार्मिक आदर्श हो गए, पुराने हो गए, और जो थोड़ा समसामयिक आदर्श है उनकी भी बात करी जाती है। अंबेडकर जैसे, अंबेडकर की, पेरियार की बात करेंगे, उनको बुलाइए, उनको बोलिए बता तूने अंबेडकर को कितना पढ़ा है, बता तूने पेरियार को कितना पढ़ा है, और अगर तूने नहीं पढ़ा तो ये किताबें ले। हाँ, मेरी लाइब्रेरी में अंबेडकर भी हैं, पेरियार भी हैं, मैं अपनी ओर से किताबें आपको देता हूं, आप इनको पढ़िए, क्या पता आपका चित्त भी कुछ शुद्ध हो जाए किताबें पढ़ के। वो बहुत आवश्यक है। समस्या ये नहीं है कि वो आ गए हैं आपसे बुद्ध के नाम पर वोट मांगने या राम के नाम पर वोट मांगने, या कि फिर सेकुलरिज्म या रेशनलिज्म के नाम पर वोट मांगने।
और आप बहक जाते हो, आप उन्हें वोट दे देते हो। समस्या ये है कि वो वोट मांगने आया है और राम को और बुद्ध को और पेरियार को नहीं जानता, और जिससे वोट मांगने आया है वो खुद भी नहीं जानता, ना राम को, ना बुद्ध को, ना कृष्ण को, वो खुद भी नहीं जानता। ना उधर कोई जानने वाला, ना इधर कोई जानने वाला। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वो आकर के कह रहा है कि बुद्ध के नाम पर वोट दे दो, अब हम बुद्ध के नव अनुयायी हैं। वो कह रहा है कि कृष्ण के नाम पे वोट दे दो, और आप, अरे भाई, आपको भी अगर पता होता, अगर वोटर को रामत्व, कृष्णत्व, बुद्धत्व का वास्तविक अर्थ पता होता, तो जो लोग उसको इन नामों से फुसलाकर उसका वोट ले जाते हैं, क्या वो फिर अपना वोट यूं बिकने देता? बोलो। तो बोलिए, क्या मैं उसको दोष दूं जो आकर के आपसे कह रहा है कि देखो बुद्ध का ऐसा, बुद्ध का वैसा? हम भी तो चैतन्य लोग हैं भाई, हमें क्यों नहीं बुद्ध का कुछ पता? और बुद्ध की हमसे कोई चर्चा करने आया है, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि आया तो कोई बुद्ध की राजनीति करने। आओ बैठो, बुद्ध की राजनीति करते हैं, आओ बैठो, बताओ कहां से त्रिपिटक खोलें, क्या करें, कैसे करनी है बात? बोलो, जातक कथाएं खोलें, उतना तो तुम्हें पड़ेगा। बोलो क्या? अरे कुछ भी नहीं, तो चलो आर्य सत्य से ही शुरू कर देते हैं। इतनी तो बात हो। यहां तो क्या करा है, स्लोगन बना दिया, एक एक चुनावी नारा बना दिया इन ऊंचे नामों को भी, और इंसान ने खुद को गिरा लिया।